देखिए, आजकल अरेस्ट होना बहुत आम सी बात हो गई है। अक्सर ऐसा होता है कि आपको सुनने में आता है कि फ़लाने अरेस्ट हो गए, ढमाके अरेस्ट हो गए एंड नोबडी कैन हेल्प इट। देखिए, जब भी बात आती है अरेस्ट होने की, तो जितना भी बड़े से बड़ा सूरमा हो, सबकी हवा तो टाइट हो ही जाती है। तो आज चलिए बात करते हैं कि उन सूरमाओं के बारे में जो कभी अरेस्ट हो जाते हैं और जिनकी अच्छी खासी जो है हवा होने लगती है। तो आदमी की हवा ना हो, आदमी को अपने राइट्स पता होने चाहिए कि किस तरह से अगर कोई इंसान अरेस्ट हो रहा है, वेदर द केस इज़ जेन्युइन और वेदर द केस इज़ फॉल्स। अरेस्ट कभी भी हो सकता है। अरेस्ट जो है वो एप्रीहेंशन पर हो सकता है, मतलब एप्रीहेंशन मतलब अंदाज़ा लगाने पे। अगर पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर आदमी ने कोई गलती की है, तो उस आदमी को पुलिस शक की बिना पे अरेस्ट कर सकती है। लेकिन उसके क्या राइट्स हैं, उसको कब तक रखा जाएगा, उसको कौन अरेस्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, उसका कब अरेस्ट हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। तो चलिए इन सब चीज़ों को देखते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। निगेटिविटी फैलाने का कोई मतलब ही नहीं भाई साहब। कोई भी आदमी जिसने किसी भी तरह का क्राइम किया है, उसे तो नॉर्मल भाषा में लोग बोलते हैं कि ये साला इंसान नहीं है, ये अच्छा आदमी नहीं है। ये तो कोई उसको जो है एक टर्म दे देता है, ये तो दरिंदा है। तो ये सब तो अलग बातें हैं, लेकिन वो अगर देखा जाए लॉ की नज़र में वो है तो एक आदमी ही ना। तो ये है कि आदमी को प्रोटेक्शन मिला हुआ है। संविधान जो है वो हर एक इंसान को एक प्रोटेक्शन देता है, हर एक इंडियन सिटीजन को किसी न किसी तरह का प्रोटेक्शन देता है, कुछ राइट्स देता है। तो उसी तरह से जो अक्यूज्ड पर्सन है या जो अरेस्टेड पर्सन है, उसको भी कुछ राइट्स मिले हुए हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी। अब इसका इंटरप्रिटेशन कुछ यूँ किया गया है कि हर एक इंसान को राइट टू हैव अ फेयर ट्रायल मिला हुआ है। कि मतलब फेयर ट्रायल का मतलब गोरा गोरा ट्रायल नहीं। फेयर ट्रायल का मतलब ये है कि उसे एक प्रॉपर ट्रायल मिलेगा, प्रॉपर ट्रायल में उसे उसकी बातें रखने का भी मौका दिया जाएगा। जो जैसा कि आप अक्सर पिक्चरों में देखते हैं ना, कि उसमें होता है कि जो है तुम्हें अगर अरेस्ट किया गया है तो तुम उसकी क्या सफाई पेश करना चाहते हो या उसके बारे में क्या कहना चाहते हो। क्या तुम मौका वारदात पर मौजूद थे? क्या तुमने ये मर्डर किया है कि नहीं किया है? क्या तुमने चाकू से इसका गला काटा था? तो इस तरह के जब वो भयानक सवाल फिल्मों में पूछते हैं, तो वो सब फेयर ट्रायल को दिखाता है कि मतलब एक्चुअली फेयर ट्रायल में इस तरह के सवाल नहीं होते हैं। आप इस पे मत वो हो जाना। लेकिन ये है कि मतलब आदमी को जो है ना अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एक वो मौका मिल जाता है, अपनी बात रखने का एक मौका मिल जाता है। तो ये होता है राइट टू हैव अ फेयर ट्रायल। दूसरा प्रोटेक्शन है जो आर्टिकल 20 में दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट डबल जेपर्डी। आप कहोगे जेपर्डी का मतलब क्या है? यार गूगल कर लेना। अच्छा चलो ठीक है, बता दे रहे हैं। जेपर्डी का मतलब होता है डेंजर ऑफ लॉस, हार्म या फेलियर। ठीक है। अब अगर किसी को भी नुकसान ज़्यादा ना पहुँचे, किसी को भी ज़्यादा तकलीफ़ ना उठानी पड़े। मान लीजिए कि अगर किसी को एक गुनाह के लिए सज़ा हो रही है, तो ये मतलब नहीं कि उसको उसी गुनाह के लिए बार बार सज़ा होगी। कि तुमने 10 साल पहले भी तो वो काम किया था, चलो उसके लिए तुमको सज़ा देते हैं। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो राइट अगेंस्ट डबल जेपर्डी से आर्टिकल 20 रोकता है। फिर आता है आर्टिकल 22 जो देता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब इसमें दो तरह के राइट उभर के आते हैं। पहला है कि इंसान को अपनी मर्ज़ी का एक लॉयर चूज़ करने का राइट होता है। मतलब इंसान को, मतलब जो अरेस्टेड पर्सन है उसको। साथ में उसका एक राइट और होता है कि उसे अरेस्ट के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो जो डिटेंशन होता है, जो पुलिस कस्टडी में जो डिटेंशन होता है, जो पुलिस पकड़ के इंसान को ले गई है, तो वो इलीगल कहलाता है 24 घंटे के ऊपर हो जाने पर। उसके बाद आता है आर्टिकल 39A जो बोलता है राइट टू फ्री लीगल एड। मतलब जो इंसान मान लीजिए कि गरीब है, जिस इंसान को जो है उसके पास पैसा नहीं है कोर्ट में मतलब जा कर के लड़ने का, क्योंकि कोर्ट फीस वगैरह लगती है ना। तो अगर वो सब चीज़ें नहीं हैं उसके पास, तो वो राइट टू फ्री लीगल एड के तहत एक लॉयर उसकी मदद करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करेगा। अब वो बात और है कि करप्शन इतना ज़्यादा चलता है कि अगर उसमें भी अगर वो मसाला खाने के पैसे या चाय खाने चाय वाय पीने के पैसे अगर वकील उसमें से निकाल ले, तो कांट हेल्प इट। लेकिन ये है कि राइट टू फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A में दिया हुआ है संविधान के अंदर। अब चलिए बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की, मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की। 1973 का ये कोड है। अब इसमें क्या बात हुई, जो अरेस्टेड पर्सन को जो भी राइट मिले हैं, पहला राइट आता है सेक्शन 41B में, जिसमें ये बात कही गई है कि जो अरेस्टेड पर्सन है, जो अक्यूज्ड पर्सन है, उसको एक अधिकार इस बात का मिला हुआ है कि वो इन्फॉर्म कर सकता है अपने किसी रिलेटिव को या अपने किसी फ्रेंड को कि भैया हमका बचा लो, हम तुमका बता रहे हैं कि हम अरेस्ट हो चुके हैं। तो अगर कोई भी अरेस्ट हो गया है तो पुलिस इस राइट से अवगत कराती है उस अरेस्टेड इंसान को कि भैया किसी को बता तो दो कि तुम हमारे साथ बैठे हुए हो, चाय नाश्ता करने यहाँ पर आए हो, तो वो बता दो। उसके बाद आता है सेक्शन 41D, जिसमें ये बात कही गई है कि आदमी को अपना खुद का एक
एडवोकेट चूज़ करने का अधिकार है, उसको अधिकार है कि वो ये बात कह सके कि भैया ऐसा है, हमको एक वकील मांगता है। तो जो वकील उसको मांगता होगा ना, वही वकील उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब ऐसा ना हो कि वकील छुट्टी पे गया हो, तब तो वो कह देगा ना कि हम वेकेशन पे हैं। तो मतलब एक ढंग का जो वकील जिसको वो चाहे उसको वो अपॉइंट करा सकता है अपने केस के लिए। अरे याद होगा ना, विकास दुबे कानपुर वाला। तो जो विकास दुबे कानपुर वाला था, जिसको कानपुर से लखनऊ लाने में जब गाड़ी पलट गई थी, तो और जो पुलिस थी, सिम्बॉलिकली दे वर हीरोज़, तो हीरोज़ को तो जल्दी चोट लगती नहीं है, फिल्मी अंदाज में गाड़ी पलटी थी। विकास दुबे जब गन लेकर के मतलब शूट करने के लिए, मतलब वो कोशिश कर रहा था, पुलिस वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, उसी टाइम एनकाउंटर कर दिया गया। अभी जस्टिफाइड कैसे था? सोचने की बात ये है। तो उसमें बात ये थी कि जो सेक्शन 46 है सीआरपीसी का, वो ये बात बताता है कि अगर किसी भी इंसान ने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसमें उसे सज़ा हो सकती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की, मतलब उम्र कैद की, या फिर उसे सज़ा अगर हो सकती है डेथ सेंटेंस की, तो उस केस में अगर वो कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा है, तब उस केस में तो उसे शूट कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं। लेकिन यहीं पर ऑन दी अदर हैंड जो दूसरों को जो प्रोटेक्शन मिला है कि अगर इंसान ने किसी भी तरह का ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है कि जिसमें उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या डेथ सेंटेंस मिले, तो उस केस में उस इंसान की ज़िंदगी को बचाने का प्रोविज़न है। और ये बात कही गई है कि सिर्फ उतना ही फोर्स यूज़ किया जाए बेसिकली जितना उसे कस्टडी में रखने के लिए ज़रूरी है। इसी सेक्शन में एक स्पेशल प्रोविज़न है औरतों के लिए, औरतों की अरेस्ट के लिए। अगर ऐसा हो कि कोई भी औरत है जिससे अगर कोई जुर्म हो गया है या अगर उसने इंटेंशनली कुछ भी किया है और उसको पकड़ा जाना है, तो अरेस्ट के लिए प्रोविज़न ये है कि जो फीमेल है उसे आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज़, मतलब सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले, उसे आप अंधेरे के टाइम में अरेस्ट नहीं करोगे। अगर अरेस्ट करना ही है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, अगर लग रहा है कि औरत बड़ी तेज़ है, बड़ी चंट है, वो भाग जाएगी, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जो फीमेल पुलिस ऑफिसर होगी, पहली बात तो उसी को अधिकार है अरेस्ट करने का। दूसरी बात यह है कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास का होता है उसको रिटर्न में देना पड़ेगा कि हम इस औरत की कस्टडी लेना चाहते हैं, इस औरत को अरेस्ट करना चाहते हैं। उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना आप किसी भी फीमेल को अरेस्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 49 में ये बात एक्सप्रेसली लिखी गई है साफ साफ कि जिस भी इंसान को पकड़ने में जितने बल की ज़रूरत पड़ रही है, जितने फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, उतना ही फोर्स लगाना है। अब ये नहीं है कि कोई आदमी जो अधमरा सा हो गया है उसको पकड़ने के लिए हम जो है हथौड़ा वथौड़ा लेके पहुंच जाएं, ये सब हम नहीं कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा कि अगर उसको पकड़ना है, उसको आप चुपचाप पकड़िए, पकड़ करके उसको अपने पास रख लीजिए, अपनी कस्टडी में रख लीजिए। ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो जितने फोर्स में शराफत से चला रहा है उतने फोर्स से ही लगाइए, उससे ज़्यादा लगाया तो गलत बात है। सेक्शन 50 में ये बात कही गई है कि जिस भी इंसान को अरेस्ट किया जाएगा उसको पहले बताया जाएगा कि हमने तुमको काहे के लिए पकड़ा है, उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे और उसको ये भी बताया जाएगा कि आपको राइट टू बेल है। अगर आपको किसी भी तरह का बेल लेने का अगर आपको अधिकार है, अगर आपको छूट पाने का अधिकार है, तो वो भी उसको बताया जाएगा। बेलेबल ऑफेंस होगा तभी उसे बेल के ये प्रावधान बताए जाएंगे। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उससे कहा जाएगा कि भैया तुमको बेल नहीं मिलेगी, लेकिन तुमको बेल का शरबत ज़रूर मिल जाएगा, जा करके जेल में बैठो, हम तुम्हारे लिए बेल का शरबत लेके आते हैं। देखिए, विमेन का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा है कि अक्सर उन्हें जो है परेशान किया जाता है, ज़्यादा ही परेशान किया जाता है, क्योंकि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हम लोग रहते हैं और आदमियों को लगता है कि वही सुप्रीम है, वही सबसे आगे हैं। तो उसके चक्कर में बहुत सारी ज़ातियाँ औरतों के साथ हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखा है सीआरपीसी ने भी। और सेक्शन 51 में ये बात कही गई है कि अगर किसी भी केस में औरत को अगर पकड़ा गया है, जब भी देखिए किसी भी इंसान को पकड़ा जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, तो उसको सर्च भी किया जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है। जब तलाशी ली जाती है तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाता है औरतों के केस में कि औरत की जब भी तलाशी हो तो किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर के सामने हो या कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर ही करे। और दूसरी बात यह है कि तलाशी के टाइम पर एक स्ट्रिक्ट रिगार्ड होना चाहिए डिसेंसी की तरफ। बदतमीज़ी भरी तलाशी नहीं होनी चाहिए, तमीज़ से तलाशी लीजिए और किनारे हटिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी किसी भी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है। मेडिकल एग्जामिनेशन अगर किसी भी इंसान का करना है और ख़ासतौर अगर वो औरत है, तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि फ़ीमेल हो उसी के सुपरविजन में होगा, या तो वो खुद करेगी। सेक्शन 55 में ये बात कही गई है कि इंसान को बताया जाना चाहिए कि भैया हम आपको काहे के लिए पकड़ के ले जा रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि जो है कोई आलू का बोरा था उसको उठा करके हमने भर लिया उसके बाद लेके चले गए, ऐसा नहीं है। वो आदमी है, उसको बताओ कि उसको काहे के लिए पकड़ करके ले जा रहे हो। ऐसे ही लेकर के जाओगे तो उसके राइट का वायलेशन हो जाएगा, गलत बात है ना।
सेक्शन 57 में ये बात कही गई है कि किसी भी इंसान को 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा पुलिस की कस्टडी में। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन ये सेक्शन 57 सीआरपीसी में जब दोबारा कही गई है तो हम दोबारा क्यों ना बोलें, हम कोई गलती थोड़ी कर रहे हैं। एक्सेप्ट स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, जब तक मजिस्ट्रेट का कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं आता है तब तक आप उस इंसान को 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते हैं। अगर डिटेन कर लिया तो वो इलीगल डिटेंशन कहलाएगा और ये बात गलत हो जाएगी भाई। अक्सर आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा कि लोग जो है वो पकड़ने के लिए जाते हैं विलन को, जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं सिन्हा साहब यू आर अंडर अरेस्ट। सिन्हा साहब कहते हैं पहले वारंट दिखाइए। तो ऐसा होता है कि उन केसेस में जनरली ऐसा होता है जो पिक्चर में आपको दिखाए जाते हैं, तो उसमें सिन्हा साहब ने यूजुअली मर्डर किया होता है या किसी भी तरह का नॉन वेलेबल ऑफेंस किया होता है, उसमें भी वो रौले से मांगते हैं एक वारंट। उसमें देखा जाए कायदे से तो उनको तो कॉलर पकड़ के उनको घसीट के उनको लेके जाना चाहिए, लेकिन जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, जो मतलब नॉट सो सीरियस ऑफेंसेस है लेकिन फिर भी ऑफेंसेस हैं, उन केसेस में अगर कोई भी अरेस्ट करने आ रहा है तो अंडर सेक्शन 75 ये बात कही गई है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप नोटिफिकेशन दो इस बात का कि आपको हम अरेस्ट करने के लिए आए हैं। साथ में ये भी उनको बताओ कि आपको जो है अरेस्ट किया जा रहा है तो किन ग्राउंड्स पे किया जा रहा है, और अगर वो वारंट मांगे तो उनको दिखा भी दीजिए कि भैया ये देखो ये आपके लिए फर्रा आया है और इस पर कहा गया है कि अब आपको चलना चाहिए हमारे साथ। तो भैया ये थे राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स। अब मान लीजिए कि कोई आपके जानने में अरेस्ट हो जाता है तो उससे जेल में मिलने ज़रूर जाइए और उसे ये वाला वीडियो दिखा दीजिएगा ताकि वो इस बात को समझ सके और देखे कि उसके साथ ये प्रॉपर प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही सब कुछ पता चलता है और ज्ञान जो कि भारत की जनता लेने से काफ़ी ज़्यादा दूर है, क्योंकि लोग तो यहाँ पर बिना चेकिंग किए बिना कुछ जाने अपना ही कैट बनने लगते हैं ना। तो उसके उसके चलते देखा जाए तो लोगों को जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों को जानने की, इनको समझने की। तो लोगों तक पहुँचाइए। अब हम क्या कहें, प्रमोशन कराओ यार। प्रमोशन नहीं कराओगे तो फिर आपका काम कैसे चलेगा, मेरा काम कैसे चलेगा। धन्यवाद।